हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आज हम टीचर्स डे स्पेशल हमारी एक मैराथन करने वाले हैं। काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज का जो दिन है उसको हम स्पेशल बनाते हैं नॉलेज के साथ में, ज्ञान के साथ में। हम लोग आज आपकी सफलता की जो तैयारी है उसको एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस के साथ में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और ईद की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, जितने भी बच्चे विश कर रहे हैं उन सभी लोगों को। तो चलिए आज हम लोग डबल मेहनत करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे से मूवमेंट्स है जो हमें याद दिलाते हैं कि हमें मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि बाकी समय क्या होता है कि जो लोग बाकी के 99% लोग कर रहे होते वही आप भी कर रहे होते हो। आज ये मौका है कि जब लोग आराम करें उस समय में आप और डबल मेहनत कर लो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताने कि हर साल हम लोग भारत में शिक्षक दिवस के रूप में जो है किसकी जयंती को मनाते हैं। फास्ट जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी के सभी लोग। एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। शिक्षक दिवस हम लोग किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 5 सितंबर 1888 को, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कब हुआ था उनका जन्म, ये भी पूछा जा सकता है। 5 सितंबर, ठीक है, 1888 को, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्मदिन पर इनकी इच्छा थी कि इनके जन्मदिन को शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाए, इसी वजह से हम लोग इनको शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ चीजें फ्रेंड्स इनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इनका शिक्षा में क्या योगदान रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसके चौथे कुलगुरु थे, ये चौथे कुलपति थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी चुने गए थे ये 1948 में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 से 1949 तक ये रहा। भारत के अंदर में आजादी के बाद में हायर एजुकेशन किस दिशा में जाएगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने डिसाइड किया था, उसके ये अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1948 से 1949 के बीच में जिस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने काम किया उसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 के अंदर में, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि ये भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले यूएसएसआर के अंदर में भारत के राजदूत थे, ठीक है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स ये लगातार भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है, 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 1931 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि जो है बेसिकली ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दी जाती है। आप लोगों को पता है कि इसी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 के जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद में। तो 1931 में नाइटहुड की उपाधि भी इनको मिली थी, जिससे उनके नाम के आगे सर लगाने की प्रथा लग गई थी कि अंग्रेज जब भी यूज करेंगे तो इनके नाम के आगे सर लगाया करेंगे, ठीक है। 1954 में जब 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया उसमें सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, ये 3 लोग थे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो चलिए हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टीचर्स डे किसके इसमें मनाया जाता है, ये मनाया जाता है फ्रेंड्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके जन्मदिन पर। पहली बार 1962 में मनाया गया था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ओके चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। जूट को ही आप लोग हिंदी के अंदर में पटसन के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो बताइए आप लोग जल्दी से कि जूट जो मिल है इसका निर्माण किसने करवाया था। सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये पर्व है, ये एक जो है फ्रेंड्स मौका है आगे बढ़ने का, ये एक मौका है आप लोगों का ज्यादा बेहतर अपने आप को जो है साबित करने का। चलिए तो देखिए यहां पर मैं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कि किसने कलकत्ता के अंदर में जो पटसन मिल है इसको स्थापित किया था, तो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, ठीक है, सेठ हुकुमचंद जी, उन्होंने इसको स्थापित किया था, ये याद रखना है, ठीक है। कब स्थापित किया था, 1917 के अंदर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किसी भारतीय के द्वारा स्थापित की गई पहली जूट मिल, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोगों का आंसर होगा फ्रेंड सेठ हुकुमचंद जी के द्वारा कलकत्ता के अंदर में 1917 में स्थापित की गई थी, ठीक है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन लॉयल स्टूडेंट है जो पूरा योगदान दे रहा है इस सेशन को, ठीक है।
आपकी कृपा से जीके जीएस में कमांड बन गया है, थैंक यू सर जी, द बेस्ट टीचर ऑफ, थैंक यू वेरी मच उषा कुमारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप भी सबसे बेस्ट टीचर बनने वाले हो। ठीक है, मुझसे भी बहुत अच्छा पढ़ाओगे आप जब टीचर बनोगे, और मुझे खुशी है कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस से अगर आप कुछ भी सीखते हो, आप लाखों बच्चों को पढ़ाने वाले हो, वो लाखों बच्चे करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी में चेंज लेकर आएंगे अगले कई सालों के अंदर में। तो उसमें एक योगदान आपका, आपके थ्रू मेरा भी रहेगा, टीचिंग परीक्षा का भी रहेगा, तो ये एक बहुत खुशी वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। फ्रेंड देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किस वर्ष उन्होंने पदभार ग्रहण किया था? अब देखिए आप लोग यहां पर में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो है ये कब बने थे? ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स ये बने थे ये 1952 के अंदर में, और 1952 से लेकर 1962 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे लगातार 2 बार। और फिर भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया उन्होंने 1962 में, राष्ट्रपति का भी पदभार ग्रहण किया। तो इसको भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, उसके अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। ये अभी आपको लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, तो आप लोग बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा। पूरा सेशन अच्छे से देखिए ताकि आपको याद रहे यहाँ पर में सारी चीजें। ठीक है, तो 1952 से 1962 तक। अच्छा, ये भारत के उपराष्ट्रपति थे, मतलब हमारे भारत की राज्यसभा के पहले सभापति थे। ये कितने लोगों को पता है? जल्दी से हाथ ऊपर करके बताएंगे आप लोग। कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति है वही हमारे भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति भी रहेंगे? कौन सा आर्टिकल है ये भी आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है, तो ये हमारे भारत के राज्यसभा के पहले सभापति भी थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, आर्टिकल नंबर 64 याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड, जो ये कहता है, ठीक है, कि ये पदेन सभापति होंगे। जो भी हमारे भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीचर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ चुका है, अपने घर वालों के सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। अब मेहनत करने का समय आ गया है, उन मेहनत के जो फल है उसको चखने का समय आ गया है आप लोगों का। तो मेहनत करिए। आज आप लोगों के पास में एक अच्छा मौका है, आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, गुरु, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, और आप लोगों को जो है जितने भी टीचिंग परीक्षा के जो भी कोर्सेस है उसके ऊपर में आप लोगों को 80% ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कि कैसे एआई की मदद से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, एआई की मदद से आप पढ़ा सकते हो अपने स्टूडेंट्स को, एआई की मदद से आप लोगों की लर्निंग जो स्पीड है वो कैसे बढ़ सकती है, एआई की मदद से अर्निंग कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाने वाले हैं। टीचिंग परीक्षा का एआई का 2nd नंबर का बैच आने वाला है, और वो भी केवल और केवल जो है फ्रेंड्स 199 में। आज टीचर्स डे है, कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर उसको एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए, तो आज के लिए उसको एक्सटेंड किया है फ्रेंड्स। 99 रुपीज के अंदर में मिल जाएगा, और पुरानी वाली बैच का एक्सेस भी मिल जाएगा। तो आज के आज ही आप लोग जो है उसके अंदर में जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोग एआई की मदद से, ठीक है, अपनी सीखने की रफ्तार को बढ़ा सके आप लोग। नाउ, भारत में सबसे ज्यादा एक सिंग वाला गेंडा कहां पर में पाया जाता है ये आपको बताना है। वन हॉर्न राइनोसोरस भारत में सबसे ज्यादा कहां पर में पाया जाता है? गुजरात में, आसाम में, कर्नाटक में, केरल में। वैसे फ्रेंड्स पहले के समय में इनकी संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन इनके शिकार की वजह से इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब ये जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ गए हैं, मतलब इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई। अगर हम लोगों ने इनके ऊपर में ध्यान नहीं दिया तो ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक सिंग वाला जो गेंडा है ये आप लोगों को आसाम जो है आज का हमारे भारत का राज्य, वहां पर में आपको मिलेगा सबसे ज्यादा। वहां पर में काजीरंगा नेशनल पार्क है। हमारे भारत के 90% एक सिंग वाले गेंडे, वन हॉर्न राइनोज, ठीक है, आपको आसाम के काजीरंगा के अंदर में मिलेंगे। तो प्लीज इसको याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर में है? आसाम में। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये वन हॉर्न राइनोज या फिर एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और 90% राइनोज हमारे भारत के वहीं पे रहते हैं, काजीरंगा के अंदर में। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछे जाने वाला प्रश्न। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये वो बेल्ट हुआ करता था जहां पर में राइनोस पाए जाते थे। ठीक है, हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये था। लेकिन फ्रेंड्स अब देखिए कि कितने छोटे छोटे से ये बस ये ब्लैक ब्लैक पैचेस आपको जो दिख रहे हैं ना, वहीं पे कुछ कुछ मिल जाते हैं राइनोस, और उसमें भी सबसे ज्यादा आप लोगों को काजीरंगा में मिलेंगे। Which teachers from Uttar Pradesh have been selected for the National Teachers Award 2025 to be honored on September 2025? ठीक है, बताइए यहाँ पर में उत्तर प्रदेश के से किन शिक्षकों का चयन वर्ष 2025 के शिक्षक पुरस्कार हेतु किया गया है?
इसके बाद में आप लोगों को बिहार से भी बता देता हूं फ्रेंड्स, डोंट वरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं विच टीचर फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैज बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 टू ऑनर्ड ऑन 5th ऑफ सितंबर 2025। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का मधुरमा तिवारी है, मिर्जापुर से एक टीचर है, ठीक है। रामलाल सिंह यादव है भदोही से, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो प्लीज ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। सरकारी जो स्कूल्स होती है या जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं उन लोगों को दिया जाता है यहाँ पर में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो मधुरिमा तिवारी मिर्जापुर से है, रामलाल सिंह यादव भदोही से, ठीक है। तो 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इनको नामांकित किया गया उत्तर प्रदेश से, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बिहार से बोला जाए तो प्लीज ये याद रखना है, आप लोगों ने लिख देंगे सभी के सभी लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। कुमारी निधि, ठीक है, कुमारी निधि जो है ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। किशनगंज से दिलीप कुमार, सुपौल से प्रमोद कुमार, नालंदा से। तो ये 3 लोग हैं जो बिहार से चुने गए हैं, ये नाम भी आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। तो कुमारी निधि, किशनगंज, दिलीप कुमार, सुपौल, डॉक्टर प्रमोद कुमार, नालंदा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और 1-2 बार आप लोग रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में और आपके कोर्स के अंदर में भी इस तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो फ्रेंड्स हम लोग डाल देंगे ताकि आप लोग इनकी प्रैक्टिस बार बार कर सके, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64, ठीक है, 64, मेन चीज ये है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 64 और उसी की बात को रिपीट करता है आर्टिकल नंबर 89(1), ठीक है, क्योंकि 89 के अंदर में राज्यसभा से रिलेटेड बातें की गई है तो वो आर्टिकल नंबर 64 का रेफरेंस देता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 सब क्लॉज 1 के अंदर कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मतलब वह व्यक्ति राज्यसभा का सभापति बन जाएगा अपने आप। हर कोई बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करेगा। कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप लोग, ठीक है। जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे और सेशन को लाइक करके जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे आप लोग कि जी सर कंट्रीब्यूशन डन। यहाँ पर मैं आप लोग जब पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने यहाँ पर में अपना एक इस क्लास के लिए अपनी जो है आहुति दी है आप लोगों ने, आपने भी यज्ञ में पार्टिसिपेट किया है। चलिए, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अपने आप सभापति बन जाएंगे। आर्टिकल नंबर भी लिख दीजिए जल्दी से, सभी लोग लिखो, आर्टिकल नंबर लिखो 64, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं बोला है द पेनाइन्स, ठीक है, एप्लेशियन और अरावली किसके उदाहरण है, ठीक है। देखिए पेनाइन्स जो है यूरोप के अंदर में पर्वत श्रृंखला है, एप्लेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत के अंदर में है। ये कौन से वाले जो है पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है आपको। देखिए फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं कि क्या होता है ना कि टेक्टोनिक प्लेट्स, जो नीचे में टेक्टोनिक प्लेट्स होती है हमारे जो हम खड़े हैं ना उसके नीचे में टेक्टोनिक प्लेट्स है बहुत सारी, ये अलग अलग प्लेट्स है। कई बार क्या होता है कि 2 प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो एक प्लेट ऊपर की तरफ में चढ़ जाती है, ठीक है, और एक प्लेट नीचे की तरफ में धंसने लगती है। तो उसके वजह से क्या होता है, जो ऊपर की तरफ में प्लेट चढ़ने लगती है टकराने की वजह से, तो वो पहाड़ बन जाता है। ऐसे पहाड़ों को आप, ठीक है, ऐसे जो पहाड़ होते हैं उनको कहते हैं आप लोग, ठीक है, ऐसे पहाड़ों को कहते हैं वलित पर्वत या फिर फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, वलित पर्वत भी इनको कहा जाता है। अब कुछ ऐसे फोल्ड माउंटेन होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पुराने, और कुछ होते हैं जो नए होते हैं, कुछ लाख साल ही हुए होते हैं उनको बने हुए, ठीक है। तो पेनाइन्स, एप्लेशियन, अरावली ये सब फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है, लेकिन ये आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है, ठीक है। वलित पर्वत तो है, ठीक है, लेकिन ये बहुत पुराने वाले वलित पर्वत है। तो यंग तो पहली बात तो है नहीं है, ठीक है, अगर फोल्ड भी है तो भी ओल्ड है, फोल्ड में भी ओल्ड वाले फोल्ड माउंटेन है, पुराने वाले, ठीक है, पुराने वलित पर्वत है। तो यंग तो नहीं है, ठीक है, ओल्ड माउंटेन नहीं, ब्लॉक माउंटेन नहीं। सबसे ज्यादा जो क्लोजेस्ट आंसर है यहां पर मैं आप लोगों का इसका, ठीक है, जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका कि ये वलित पर्वत के एग्जाम्पल है आप लोगों के, ठीक है, फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। प्राचीन इसमें फोल्ड पर्वत वलित पर्वत जो है ना पुराने वाले फोल्ड माउंटेन उसके उदाहरण है ये। तो फोल्ड माउंटेन्स के उदाहरण ये याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन।
तो मेन जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसे होता है, देखिए यहाँ पर मैं टेक्टोनिक प्लेट से ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरीके से एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर में चढ़ रही है, जिसकी वजह से पहाड़ बढ़ रहा है। इवन हमारा जो हिमालय है वो इसी प्रकार से बना है, हिमालय का निर्माण भी ऐसे ही हो रहा है हुआ है, और अभी भी हिमालय बढ़ रहा है आगे ना धीरे धीरे, बहुत ही आपने देखा होगा कि कुछ मिलीमीटर उसकी हाइट बढ़ रही है हर साल, तो वो इसी वजह से हो रही है, ठीक है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर में चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो यंग फोल्ड माउंटेन के अंदर में आता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों के लिए हमारे लोगों के प्रति एक प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ एक समझौता कहा था? मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों के लिए एक बात कही थी। मौलिक अधिकार पार्ट नंबर आप बताएंगे जल्दी से कि कौन सा है, हमारे भारत के संविधान का पार्ट नंबर कौन सा है, ये कमेंट करके बताएंगे आप लोग। 1500 प्लस लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि जो ये मौलिक अधिकार है हमारे भारत के संविधान के पार्ट नंबर 3 में, ये हमारे लोगों के लिए हमारी एक प्रतिज्ञा है कि हम उन लोगों को क्या क्या देने वाले हैं, क्या अधिकार हम उनको देंगे। और ये जो सभ्य दुनिया है ना, सो कॉल्ड सभ्य दुनिया, हम लोगों को बर्बर मानते हैं वो लोग, हम लोगों को जंगली मानते हैं, उनके साथ में एक समझौता है, ठीक है, कि हम भी हमारे लोगों को अधिकार दे सकते हैं, हम भी फंडामेंटल राइट्स लागू कर सकते हैं। तो हमारे लोगों के प्रति एक प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ में हमारा एक समझौता मौलिक अधिकारों के लिए कहा था, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जिनका आज जन्मदिन है, ठीक है, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस जो है वो मनाते हैं भारत के अंदर में, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्लीज एक बार अपने मन में बोलिए आप लोग, ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा के लिए, हमारे लोगों के लिए ये एक प्रतिज्ञा है मौलिक अधिकार, और सभ्य दुनिया के साथ में ये हमारा एक समझौता है, अ प्लेज टू अवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्द थे ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है, अंडर हुज लीडरशिप डिड संथल रिबेलियन ऑफ 1855-1856 टेक प्लेस? किसके नेतृत्व के अंदर में संथल विद्रोह हुआ था, बताइए जल्दी से। देखिए अगर हम लोग संथल विद्रोह की बात करेंगे फ्रेंड, तो संथल विद्रोह जो है, ठीक है, राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व में तो नहीं हुआ था। राजकुमार शुक्ला तो वो थे जिन्होंने बुलाया था गांधी जी को चंपारण के अंदर में, ठीक है, ओके। सच्चिदानंद सिन्हा या एस एन सिन्हा अगर ये कहना चाह रहा है तो ये भी नहीं थे। सहजानंद सरस्वती तो उस समय में शायद उनका जन्म भी नहीं हुआ था, ओके। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में संथल विद्रोह जो है, ठीक है, सिद्धू, ठीक है, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ठीक है, भैरव, उनमें से ये सिद्धू और कान्हू जो है ये मेन नेतृत्व करता थे। उसके बाद में चांद और भैरव, ये जो दो भाई थे उनके, वो लोग भी थे, ठीक है। तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये लिख लीजिए आप लोग, ये मेन जो है नेतृत्व करता थे संथल विद्रोह के अंदर में, 1855-56 के अंदर में जो विद्रोह हुआ था, संथल विद्रोह, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू या फिर राजमहल जो पहाड़िया है उसके आसपास में। तो संथल विद्रोह, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, तो यहाँ दिया ही नहीं ऑप्शन के अंदर में, तो ऊपर में से कोई नहीं। एग्जामिनर चाहता था कि आप टीचिंग परीक्षा से पढ़ के अच्छे से इनको पढ़ ले, क्योंकि मैंने आपको इतने ज्यादा पढ़ाया था, इतना ज्यादा डिटेल के अंदर में इसको, ये एग्जाम के आने के पहले भी बार बार रिवाइज कराया था। इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको जो है 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं, जहां पर मैं मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ऑप्शन आपको दिए हुए, ताकि आप प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं आप लोगों को कि क्यों आंसर इसका मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, क्यों इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। इस तरह के जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं ना, आपको 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके एग्जाम के साथ में, ठीक है, वन लाइनर आपको दिया गया है कि कौन सी एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसी वजह से आप लोगों से कह रहा हूं कि अच्छे से पढ़ाई करिए, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करिए आपको, और टीचिंग परीक्षा पर ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। संथल विद्रोह जो है फ्रेंड्स 1855-56 के अंदर में हुआ था, संथल अपराइजिंग, ठीक है। उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 48 से 56 तक था। संथल अपराइजिंग जो है वो तो 1855-56 में हुई थी। डलहौजी जो थे वो समय भारत के गवर्नर जनरल थे, राजमहल हिल्स वहां पर में हुआ था। सिद्धू मांझी, कान्हू मांझी, चांद, भैरव मांझी, ये जो लोग थे उनके नेतृत्व के अंदर में ये लड़ा गया था। तो आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से कमेंट के अंदर में अभी के अभी लिख दो, अभी के अभी हर एक बच्चा लिख देगा जल्दी से, ठीक है। पहली बात, संथल रिबेलियन कब हुआ था? संथल विद्रोह लिखो, कब हुआ था, जल्दी से लिखेंगे। देखो अगर आपको आगे बढ़ना है छोटे बच्चे की तरह, जो जो मैं आपको बता रहा हूं वो सारी चीजें एक्टिविटी करते जाओ।
संथल विद्रोह 1855-56 के अंदर में, उस समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लिखते जाओ कमेंट के अंदर में, लॉर्ड डलहौजी था उस समय में भारत का गवर्नर जनरल। राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर का पठार उसके आसपास में हुआ था। ठीक है, मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाम लिख दीजिए यहां पर में चारों के, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। लिखो कमेंट के अंदर में, लिखते जाओ जल्दी जल्दी से। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह लिखते जाओ यहां पर में, ताकि आपको याद हो जाए। देखो सबकॉन्शियस मेमोरी ही सब कुछ होती है। आपको पता है आपके माइंड का केवल 10% कॉन्शियस है, 90% आपका सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, बार बार रिवाइज करके आपने। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने इसको लिख दिया होगा और रिवीजन कर ली होगी आप लोगों ने। विच टीचर्स फ्रॉम बिहार हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025? 2025 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु बिहार के कौन से शिक्षकों को जो है वो चुना गया है? इसीलिए कहता हूं रिवीजन इज द की। अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, अभी आपको रिवीजन भी करा रहा हूं। ठीक है, तो रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो कुमारी निधि जो है फ्रेंड्स किशनगंज से है। ठीक है, इनको चुना गया है। दिलीप कुमार सुपौल से है, इनको चुना गया है। ठीक है, और डॉक्टर प्रमोद कुमार नालंदा से है, इनको चुना गया है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हैं जिनको नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए चुना गया है 2025 के। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो बिहार से किसको चुना गया? डिस्ट्रिक्ट के साथ में आप लोग याद रख लीजिए। हो सकता है कि ये पूछ ले आपसे, ये कुमारी निधि जिनको हाल ही में जो 3 लोगों को चुना गया नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए बिहार के शिक्षकों में से, जो सरकारी शिक्षक है उनमें से। ठीक है, तो आप बताइए कि ये कहां से बिलोंग करती है? तो किशनगंज से। दिलीप कुमार सुपौल से, प्रमोद कुमार नालंदा से। याद रख लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, बार बार अच्छे से याद रख लेंगे आप लोग, रिवाइज करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। 2000 लाइक्स के बहुत पास में पहुंच चुके हैं हम लोग फ्रेंड्स। कितने लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है? हाथ ऊपर करके बता देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि अभी आपके पास में जो है मौका है 80% फ्लैट ऑफ के साथ में, कम से कम प्राइस में आप लोग जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ज्यादा समय मिलेगा पढ़ने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको इतनी सारी चीजें दी जा रही है, आप उन सारी चीजों का यूटिलाइजेशन कर पाओगे। जो आपका सपना है टॉप 100 के अंदर में आने का, ठीक है, उसको आप पूरा कर पाओगे। ये चीज समझिए आप लोग, जितना लंबा समय टीचिंग परीक्षा के साथ में मिलेगा उतना ज्यादा आपके चांसेस है कि आप टॉप 100 के अंदर में आ जाओ। तो कुमारी निधि किशनगंज, दिलीप कुमार सुपौल, प्रमोद कुमार नालंदा लिख देंगे आप लोग। ठीक है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? जल्दी बताया आप लोग। तो लखनऊ अधिवेशन के अंदर में ये नारा इन्होंने दिया था। लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ज्वाइंट सेशन भी हुआ था वहां पर में। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार उस समय में अध्यक्ष थे उसके। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का नारा था। बाल गंगाधर तिलक, बहुत ही फेमस स्लोगन है ये। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, बाल गंगाधर तिलक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग निम्नलिखित से किससे संबंधित है? ये राधा कृष्णन आयोग जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये बना था 1948 से, ठीक है, 1949 तक उन्होंने काम किया, 1948-49 के बीच में। ठीक है, बताइए, अब राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन तो किस चीज से डील करता होगा? जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है इस सेशन को वो आंसर कर देगा। ठीक है, जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है, तो एजुकेशन से रिलेटेड है। आज आपने सीखा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना था, 48-49 तक उन्होंने काम किया, एजुकेशन के क्षेत्र में था ये। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, हमारे आप लोगों को ये याद रखना है 1948 के अंदर में जो है फ्रेंड्स विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उसके जो है चेयरमैन थे। ठीक है, इसको राधाकृष्णन कमीशन भी बोला जाता है क्योंकि राधाकृष्णन जी जो है इसके अध्यक्ष थे। ओके, इन्होंने बताया कि भाई उच्च शिक्षा के लिए हम लोगों को जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, उनको कुछ आजादी देनी पड़ेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें भी दिया गया है ये सारगैसो सागर किसका हिस्सा है? सारगैसो, देखिए फ्रेंड्स, सारगैसो सागर जो है ना, एक ऐसा सागर है जिसकी बॉर्डर नहीं है। ठीक है, चारों तरफ से, ठीक है, वो समुद्र से ही घिरा हुआ है। ओके, अदरवाइज जनरली क्या होता है, ऐसा कोई दूसरा सागर नहीं है या दूसरा कोई सी नहीं है जिसकी तट रेखा ना हो।
ये एक ऐसा सागर बीचों बीच के अंदर में है जिसकी तटरेखा ही नहीं है, बीचों बीच में हम लोग उसको मानते हैं सागर। तो सारगेसो सागर जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को अटलांटिक ओशन में मिलेगा। बट अटलांटिक में भी कहा, तो जो बच्चा टीचिंग परीक्षा से पढ़ा हुआ है उसको बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर में, अटलांटिक ओशन के भी उत्तरी हिस्से में। मैप के थ्रू आप लोगों को दिखाता हूं फ्रेंड्स, देखिए ये एस शेप का जो है ये अटलांटिक ओशन है, यहां से जो है एक लाइन जाती है जो इक्वेटर वाली लाइन, ओके, उसके ऊपर वाले को हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक ओशन, और दक्षिण वाले को साउथ अटलांटिक ओशन। है ये एक ही, लेकिन जस्ट हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया है अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को सारगेसो सी मिलेगा, सारगेसो, ठीक है। सारगेसो सी जो है फ्रेंड्स, यहां पर में घास आप लोगों को मिलती है, मतलब वहां पर में समुद्र में बीच में घास है, ठीक है, जिसको सारगेसम सीवीड बोला जाता है, सारगेसम सीवीड, ओके, सारगेसम, ठीक है, समुद्री शैवाल वहां पर में मौजूद है। जिस वजह से क्या होता है कि कई बार जो है ना वहां पर में कई सारे जहाज उन उसके बीच में भी अटक जाते हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है, उससे बचते बचाते उनको आगे बढ़ना पड़ता है। ओके, तो एकमात्र ऐसा सागर, ठीक है, जो जिसकी तट रेखा नहीं है, ठीक है, समुद्र के बीचों बीच में है, चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है, वो है आपका सारगेसो सी, सारगेसो। कहां पर में है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर में। देख लीजिए सारगेसो सागर किसका हिस्सा है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन या अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। 67वीं बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न। इसी तरीके के प्रश्न करना चाहते हो आप लोग अच्छे से, तो आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर आप लोग कर सकते हो, सारी की सारी प्रैक्टिस आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की। नाउ देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में ये यहां से इसके ऊपर से गल्फ स्ट्रीम जाती है, इधर से कैनरी करंट है, ठीक है, यहाँ पर में एंटाइलीज करंट इसको बोला जाता है, नॉर्थ अटलांटिक करंट उसके ऊपर से, तो ये पूरा पानी ये अटक सा गया है बिल्कुल बीच में एकदम, ठीक है, सारगेसो सी। तो यहां पर मैं आप देख सकते हो ये है सारगेसो सी, अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच में। तो जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो गुरु इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स। साथ ही साथ आपको बता दूं कि एआई का जो कोर्स है आप लोगों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फ्यूचर है उसकी मदद से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो, उसकी मदद से अपनी पढ़ाई को दुगना स्पीड में कर सकते हो, उससे पढ़ा सकते हो आप लोग, ठीक है, ये चीज आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन उत्तरदायी है, ये बता देंगे आप लोग। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता हूँ यहाँ पर में कि प्रॉब्लम यहाँ है क्या चीज, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर में क्या है ना कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जहां पर में हम खड़े हैं उसको बोला जाता है क्रस्ट, यहाँ पर में हम खड़े हैं। अगर हम खुदाई करते 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 अंदर में जाएंगे तो अंदर में यहाँ पर में आपको मिलेगा मेंटल, ठीक है, मेंटल, और अंदर में ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है कोर। अब कोर को भी 2 हिस्सों में बांट दिया है हमने, एक है आपका आउटर कोर, ठीक है, और एक है इनर कोर। आउटर कोर जो है वो सेमी लिक्विड स्टेट के अंदर में है, ठीक है, सेमी लिक्विड स्टेट में, अर्ध ठोस अवस्था के अंदर में। और ये जो अंदर वाला हिस्सा ये पूरी तरह से ठोस है, ठीक है, पूरी तरह से ठोस है, बहुत ज्यादा ठोस। इसमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, लोहा। इसी वजह से पृथ्वी के आसपास में यहां पर में जो है फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र बन गया है, पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कोर जो हिस्सा है, सबसे अंदरूनी वाला हिस्सा, वो जिम्मेदार है। कोर को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं आप लोग, ठीक है, एक है आउटर कोर, आउटर, और एक है इनर कोर, ठीक है, इनर, अंदरूनी कोर। तो बताइए इनमें से भी कौन सा वाला हिस्सा जिम्मेदार है? तो अंदरूनी वाला जो कोर है, जो ठोस है, वो जिम्मेदार है। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनर कोर, अंदरूनी कोर, ठीक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना था। क्रस्ट कैसे जिम्मेदार हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए? क्रस्ट में तो हम लोग खड़े हैं, ठीक है, तो इनर मोस्ट जो कोर है वो जिम्मेदार है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, इनर कोर, अंदरूनी कोर, वो लो उसके अंदर में निकेल और फेरस बहुत आए मात्रा के अंदर में, इसी वजह से वहां पर मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बेसिकली एक उसका जो प्रभाव है वो आपको दूर दूर तक दिखता है, पृथ्वी के बाहर में भी, पृथ्वी के आसपास में पूरा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में दिखता है। इसी वजह से हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह बिहेव करती है, एक बड़ा सा चुंबक। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पास में बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है, पढ़ाई के साथ में जो है कमाई करने का भी।
आप जो है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में जाओगे तो आप लोगों को सबसे ऊपर में ही जो है फ्रेंड्स एक रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दिखेगा। ये इस तरीके से रेफर एंड अर्न का ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक जो है ना यहाँ पर भी देखिए, आप रेफर एंड अर्न पे क्लिक करोगे, आप यहाँ इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर में आपका कोई तो भी कोड होगा, ठीक है, इस कोड को आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो और उसको बोल सकते हो कि ये कोड इस्तेमाल करो, तो आपके फ्रेंड को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और जितना भी उसका ट्रांजेक्शन उसका 10% आपको मिलेगा। मान लीजिए कि 1000 रुपए का उसने कोर्स खरीदा, ठीक है, उसको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया एक्स्ट्रा, ठीक है, 900 रुपए का, और 90 रुपए आपको मिलेंगे उसके, ठीक है, 90 रुपीज आपको मिलेंगे। तो आपकी भी कमाई होगी, आपके दोस्त का भी फायदा होगा। तो आप लोग जो है रेफर कर सकते हो अपने लाइब्रेरी में, ठीक है, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, कॉलेज के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में आप लोग शेयर कर सकते हो उसको। निम्नलिखित में से कौन सा सागर है जो बिना तटरेखा वाला, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा सागर बिना तटरेखा वाला है, ठीक है, जिसमें तटरेखा नहीं है। नॉर्थ सी, सारगासो सी, बाल्टिक सी, बेरिंग सागर, इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली ना दुनिया में केवल एकमात्र ऐसा सी है, एकमात्र ऐसा सागर है, ठीक है, जिसके पास में तटरेखा नहीं है, ठीक है, तो सारगैसो सी है। कहां पर में है ये भी आप बता देंगे मुझे, कौन से ओशियन में है ये, कौन सा ओशियन है जहां पर में ये मौजूद है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कौन से ओशियन में, अभी अभी तो आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का। जी हाँ, टीचर्स डे की आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सारगेसो सी की, तो सारगेसो सी जो है ये बिना तटरेखा वाला है और ये अटलांटिक ओशियन के अंदर में है। जल्दी से लिख दो आप लोग, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। तो सारगेसो सी कहां पर में मौजूद है, अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में भी कहां पर में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर में, ठीक है। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं आप लोगों को वो इमेज, ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा के लिए। चलिए, देखिए ये है अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में यहां पर में आपको सारगेसो सी मिलेगा, ठीक है, सारगेसो सी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर में, सारगेसो सी लिख दो यार एक बार। देखो मैं चाहता हूं ना कि ये क्वेश्चन आए ना तो आप चुटकियों में एकदम फटाक से आंसर कर दो आप लोग, ठीक है, एकदम स्पीड में, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि मेरे बच्चों को एग्जाम हॉल के अंदर में स्ट्रेस हो। जितना आपका स्ट्रेस कम किया जा सकता है उतना स्ट्रेस कम करेंगे। इसका आंसर करिए आप लोग, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, मुकद्दम या चौधरी पद का प्रयोग, ठीक है। तो देखिए मुकद्दम या चौधरी जो है दिल्ली सल्तनत काल के अंदर में, ये 68वीं बीपीएससी में आया, तो हो सकता है एग्जामिनर जो है वो एक क्वेश्चन लेने के लिए बैठा हो और उसको ये क्वेश्चन दिख जाए तो ये क्वेश्चन ले ले वो। तो दिल्ली सल्तनत काल के अंदर में जो है फ्रेंड्स, जो विलेज का मुखिया होता था उसको चौधरी बोलते थे, ठीक है, चौधरी, या कई जगह पे उसको मुकद्दम भी बोलते थे। तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान, ठीक है, चौधरी या मुकद्दम, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये विलेज हेडमैन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या होता था कि दिल्ली सल्तनत में एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो पूरा प्रांत, पूरा जो पूरा राज्य था उसको छोटे छोटे जो है सूबों में डिवाइड कर दिया जाता था उसको, और उनको बोलते थे सूबेदार। जो अलग अलग सूबा, जैसे आज राज्य है ना अलग अलग, वैसे ही पूरे देश को या पूरा जो उनका प्रांत, पूरा जो उनका राज्य होता था उसको अलग अलग सूबों में डिवाइड कर दिया जाता था, सूबेदार। फिर उसके नीचे में फौजदार, ठीक है, होता था। उसके बाद में शिकदार होता था, परगना मतलब डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट हेड, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में, डिस्ट्रिक्ट या जिले लेवल के ऊपर में जो करता था उसको शिकदार बोलते थे, शिकदार। शिकदार कौन होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में, डिस्ट्रिक्ट का हेड, परगना या डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था उसको शिकदार बोलते थे, ठीक है, शिकदार। और जो गांव के लेवल पे होता था उसको मुकद्दम या चौधरी बोला जाता था। नाउ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया था। अब इसको समझने के लिए आप लोगों को फ्रेंड्स एक बार फिर से इसकी रिवीजन करनी पड़ेगी, और जो रिवीजन करेगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा। मुझे बताओ साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन, इसका गठन कब किया गया था। साइमन कमीशन का गठन, इसकी डेट आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से, डेट जल्दी से बताइए आप लोग। तो साइमन कमीशन की डेट आपने बता दी। साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स वो भारत के अंदर में आया था फेब्रुवरी 1928 के अंदर में, ठीक है, फेब्रुवरी 1928 में।
तो इसका जो गठन था वो हुआ था 8 नवंबर, आई होप आप सभी लोगों ने लिख दिया होगा, 8 नवंबर 1927 को, नवंबर 1927 में इसकी घोषणा हुई। तो इसी बीच जब दिसंबर 1927 के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन था जो मद्रास में हो रहा था, मद्रास, ठीक है, मद्रास के अंदर में, ओके, M.A. अंसारी, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे। तो मद्रास सेशन में यह निर्णय लिया गया था कि जब ये साइमन कमीशन आएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे यूरोपियंस थे, एक भी इंडियन उसमें शामिल नहीं था, इसी वजह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आप लोगों को याद रखना होता है ये सारी की सारी चीजों को, ओके। तो M.A. अंसारी, इसके अध्यक्ष कौन थे? जो मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में, तब बाद में ये फिर पछतावा होगा कि काश उस समय एक्टिविटी कर ली होती, ठीक है। मद्रास सेशन, M.A. अंसारी उस समय अध्यक्ष थे, M.A. अंसारी, ठीक है। तो आप लोगों को 14-15 साल का जो एक्सपीरियंस है, इतने लोगों को, इतने लाखों लोगों को पढ़ाने के बाद में और इतनी हजारों हजार एग्जाम्स देखने के बाद में फिर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो M.A. अंसारी अध्यक्ष थे, मद्रास अधिवेशन के अंदर में ये पास हुआ था ये सेशन, याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी उनका पूरा नाम था। और उस समय में जब ये साइमन कमीशन बना था, एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि उस समय में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे और भारत के वायसराय कौन थे, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। यही लिख दूं क्या मैं इसमें? देखिए पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पर, मैं भारत के वायसराय कौन थे उस समय में। उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। लिखो सभी लोग, साइमन कमीशन के गठन के समय में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड इरविन ने ही किसी भी भारतीय को नहीं रखने की सलाह दी थी, ठीक है, उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। तो अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के मामलों के सचिव। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक पोस्ट हुआ करती थी, ठीक है, लंदन में जिसकी भी सरकार है, ब्रिटेन में जिसकी भी सरकार है, ठीक है, उसमें वो एक मंत्री बनाते थे जो भारत के मामलों का मंत्री होता था, भारत की देखरेख करता था। आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो भारत का मामलों का मंत्री या भारत का सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उस समय में थे लॉर्ड बर्कन हेड, ठीक है। तो लॉर्ड बर्कन हेड, ठीक है, तो लॉर्ड बर्कन हेड जो है उस समय में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, ओके। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है जो आपको बता रहा हूं मैं। आप जितने अच्छे से पढ़ोगे, जितना अच्छे से आप लोग जो है करोगे, उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं करता जाऊंगा आपके लिए, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो बताता जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखेंगे आप सभी के सभी। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में बच्चों के मैसेजेस लगाए गए हैं टीम के द्वारा, ठीक है। डियर माय ऑल टीचर्स, पढ़ना लिखना तो मुझे आता है, सही गलत में फर्क करना आता है, लेकिन जो आपसे सीखे वो दुनिया में किसी से नहीं सिखाया। आपने मुझे सिखाया कुछ भी हो जाए, अपने मार्ग से ना फटको, अपने काम में 100% दो, कोई कुछ भी बोले उन पर ध्यान ना देकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच टू ऑल माय लविंग टीचर्स, क्योंकि आपकी वजह से मैं आगे पढ़ना स्टार्ट की हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, दानिश सर की बातें मुझे मोटिवेट की और पढ़ना शुरू की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम यहाँ नहीं लिखा है, आपने आई थिंक शायद व्हाट्सएप के ऊपर में पेड व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। टीचर्स डे की शुभकामनाएं टीचिंग परीक्षा को। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी टीचर्स डे सर। मेरी लाइफ में बहुत से टीचर्स आए, बहुत जो कुछ भी आपसे सीखने को मिला है वो और कोई टीचर कुछ भी अच्छे से समझा मुझे लगा था कि शायद हम ही नहीं समझ पाते, बट ऐसा नहीं था सर। हर कोई का सिखाने का तरीका अलग होता है और सीखने का भी, जो कि आपसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार टीआरई 4 में सिलेक्शन लेकर मैं आपसे मिलना जरूर आऊंगी, आपका आशीर्वाद लेने, ताकि आगे अच्छे से आपकी तरह पढ़ा सकूं सारे बच्चों को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना एक ये दे रहा है यहाँ पर मैं, भगवान ने दी जिंदगी, माँ बाप ने दिया प्यार, पर सीखने और पढ़ने के लिए ए गुरु हम है तेरे शुक्रगुजार। हैप्पी टीचर्स डे सर। बिल्कुल मिनीराज सिंह जी, मैं जो है जल्दी से आप सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। मैं आपको टिकट भेज के बुला लूंगा, आपको आ जाइएगा, ओके। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जो प्यार आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं सारे टीचर्स के लिए टीचिंग परीक्षा के लिखा है, यहाँ पर में शहरीन नाज जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर में भी श्रुति मिश्रा जी है, उन्होंने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में मिश्मी बरेल और लुशाई क्या है ये आप लोगों को बताना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। मिश्मी बरेल और लुशाई क्या चीज है?
2500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी बच्चे जिन्होंने अपना अपना योगदान यहाँ पर में दे दिया है। थैंक यू आयशा जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मिश्मी, बरेल और लुशाई ये कहां पर में, नॉर्थ ईस्ट की जो है फ्रेंड्स क्या है, ये पहाड़ी श्रृंखलाएं है। जैसे ये मिश्मी हिल्स आप लोगों को कहां मिलेंगी, अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी हिल्स। तो मेरे साथ साथ में आप लोग करते जाइए, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। डाफला हिल्स कहां पर में है, अरुणाचल प्रदेश में। मीरी, अबोर ये क्या है, हिल्स है, ओके, पहाड़ियां है। जैसे कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां है। गारो हिल्स कहां पर में है, मेघालय में है, ठीक है। खासी हिल्स मेघालय में है, जयंतिया हिल्स मेघालय में है। तो प्लीज इनको तीनों को सीक्वेंस से लिखिए, गारो, खासी, जयंतिया जिस तरीके से पहाड़ी श्रृंखलाएं है, वैसे ही फ्रेंड्स मिश्मी, बरेल और लुशाई ये क्या है, ये भी पहाड़ी श्रृंखलाएं है, ठीक है। यहां पर मैं आप लोग देखोगे कि मिजोरम के अंदर में ये जो मिजो हिल्स है, इसी को लुशाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम में मिजो हिल्स को ही लुशाई हिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्लू माउंटेन उसकी सबसे ऊंची श्रृंखला है, ठीक है, जिसको आप लोग फाउंग पुई भी बोलते हो वहां की लोकल लैंग्वेज के अंदर में, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग बराइल हिल्स जो है मणिपुर के अंदर में, बराइल हिल्स ये भी पहाड़ी श्रृंखला है, ठीक है। तो मिश्मी, बराइल और लुशाई ये क्या है, ये पहाड़ी श्रृंखलाएं है। मिश्मी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। बराइल मणिपुर के अंदर में है, मणिपुर में, और लुशाई जो है ये मिजोरम में है। और क्या करें, एग्जामिनर भाई साहब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाओ यार, और इसके ऊपर में टीचिंग परीक्षा के बच्चे तो आसानी से कर देंगे इसको, ठीक है। तो हिल सही है, ओके। ये पूरे का पूरा जो ये मैप है ये आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सके। इसके ऊपर में और क्वेश्चन हम बना सकते हैं। आप लोग जो है फ्रेंड्स लिखिए यहाँ पर में कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी हिल्स आपको दिख रही है। एक जैसे अबोर बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल्स है, हिल है, ये पूछी जाती है, अबोर हिल्स कहां पर में है, तो अबोर हिल्स अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि ये मिकिर हिल्स कहां पर में, ये आसाम के अंदर में मिकिर हिल्स। ये बहुत ही प्यारा सा मैप है, ठीक है, और ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूंगा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में। हम लोग मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको इमेज वाले सेक्शन में डाल दीजिए ताकि बच्चे इसको पढ़ सके, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां इस नाम से डाल दीजिएगा, या हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये नाम से डाल देंगे। मिश्मई हिल्स जो है फ्रेंड्स ये याद रखना आप लोगों ने, ये आप लोगों को मिलेंगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मई, ठीक है, हिल्स है, ये पहाड़ियां है। गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय के अंदर में है, ठीक है। लुशाई हिल्स मिजोरम के अंदर में है। बराइल हिल्स मणिपुर के अंदर में है। नागा हिल्स नागालैंड के अंदर में। पटकाई बम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, पटकाई बम कहां पर में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर से ये सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है, हर एक चीज, ठीक है। तो ये इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग चाहे पीपीएससी टीआरई में जुड़ना चाहते हो, केवीएस का अगर आप आगे में करना चाहते हो, DSSS भी करना चाहते हो, सुपर टेट करना चाहते हो, सी टेट, ठीक है, एसटेट, या फिर आप लोग जो है फ्रेंड्स मान लीजिए कि जो है कॉम्बो पढ़ना चाहते हो, सारी की सारी चीजों को एक साथ, बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ना चाहते हो, तो आज आपके पास में सुनहरा मौका है, आप मल्टीपल टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग कोर्सेज के अंदर में। साइमन कमीशन के भारत के दौरे के समय भारत का वायसराय कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस समय भारत का दौरा कर रहे थे, बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साइमन कमीशन के भारत दौरे के समय वायसराय कौन थे, ठीक है। तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, लॉर्ड इरविन, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है उस हमारे भारत के वायसराय थे 1916 से 1921 तक। इनके समय में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। इन्हीं के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, रॉलेट एक्ट भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में आया था। 1921 से 26 के समय में लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसराय थे, और 1931 से 36 के बीच में लॉर्ड वेलिंगटन थे, ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। लॉर्ड इरविन 26 से 31 तक थे, और इसी के बीच में साइमन कमीशन भारत में आया था लॉर्ड इरविन के समय में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। एआई के साथ में आप जुड़ना चाहते हो तो एआई वाला भी आप कर सकते हो, ताकि आप एआई की मदद से जो है वो पढ़ सके, ठीक है, अपनी पढ़ाई को ज्यादा आगे बढ़ा सके एआई की मदद से। कितने बच्चे जुड़ चुके हैं एआई वाले कोर्स में, ठीक है, हाथ ऊपर करके बता देंगे आप सभी लोग, कितने लोग हैं जो एआई वाले कोर्स में जुड़ चुके हैं। 99 रुपीज के अंदर में आप लोगों का जीवन चेंज हो सकता है पूरा का पूरा। देखिए कितने सारे लोग हैं हाथ ऊपर करके बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी करते जाएंगे आप सभी लोग जो है फ्रेंड जल्दी से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मिश्मी पहाड़ियां मुख्य रूप से फैली हुई है। इतने सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, या आगे बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली, आगे बढ़ने वाले लोग। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मिश्मी पहाड़ियां मुख्य रूप से फैली हुई है। मिश्मी पहाड़ियां,
तो मिशमी पहाड़ियां जो है फ्रेंड्स, अभी आपको बताया मैंने, ठीक है, अबोर, मिशमी, ठीक है, जो है हमने देखा कि नीचे में बरेल पहाड़ियां है मणिपुर के अंदर में, उसके नीचे में हमने लुशाई पहाड़ियां देखा, ठीक है। तो ये सारी पहाड़ी आपको पता होना चाहिए। तो मिशमी पहाड़ियां जो है ये आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये मिशमी पहाड़ियां, मिशमी हिल्स, ठीक है, अबोर है, मिरी है, डाफला है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों से ये बरेल पहाड़ियां पूछी जाती है, ठीक है, बरेल हिल्स मणिपुर के अंदर में है, ठीक है। उसके बाद में मिजो या जिसको लुशाई हिल्स बोला जाता है मिजोरम के अंदर में है, गारो खासी जयंतिया मेघालय के अंदर में है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आंसर को इसको और मैप को अपने माइंड में याद करने की कोशिश करो, अभी के अभी करो। चलो अभी थोड़ा सा जो अभी दिखाया था ना मैप मैंने, मैं एक बार फिर से दिखाता हूं, लेकिन क्या करना है आपने, ये यहां पर में देखिए और अपने माइंड में टेक्निक बता रहा हूं आपको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की। अब इसको जो है अपने माइंड में याद करने की कोशिश करो उस मैप को थोड़ा सा, ठीक है, दिमाग में लाने की कोशिश करो। आप देखोगे कि आपका माइंड जो है वो ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डाफला हिल्स कहां पर में ये भी बता दीजिए आप लोग, डाफला कहां पर में, डाफला हिल्स, डाफला, मीरी, बिल्कुल। अबोर कहां पर में, अबोर पहाड़िया, लुशाई पहाड़िया कौन से राज्य में मिलेंगे आपको, लुशाई या मिजो पहाड़िया जिसको बोलते हैं, लुशाई या मिजो पहाड़िया। बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए ये अब आंसर आ रहे हैं आपको, और आपको देखिएगा थोड़ा थोड़ा आपको याद हो जाएगा, सारा का सारा याद हो जाएगा आप लोगों को। गारो, खासी और जयंतिया कौन से राज्य के अंदर में है, गारो, खासी और जयंतिया कौन से राज्य के अंदर में है? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है। मिकिर हिल्स याद रखिएगा, ये आसाम में है, मिकिर हिल्स आसाम के अंदर में, मिकिर आसाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग किस वायसराय के तहत बनाया गया था, ठीक है। 1902 में अंग्रेजों के समय में भी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना था, और बोला गया था कि भाई भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भारत के अंदर में जो विश्वविद्यालय और बनाने हैं, ठीक है, बहुत कम विश्वविद्यालय थे उस समय में, और आगे में जो विश्वविद्यालय बनाने हैं और उनकी जो देखरेख करनी है उसके लिए क्या नियम कायदे होने चाहिए, ठीक है। हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, और आगे में भी पूछा जा सकता है, आप देख सकते हो यहां पर में, ठीक है। तो विश्वविद्यालय आयोग बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, ये तो एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है बस, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के समय में बनाया गया था, लॉर्ड कर्जन, ओके। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लाया गया था, इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, एक्ट 1904। प्लीज इसको याद रखना है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 किसके समय काल के अंदर में लाया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय काल के अंदर में लाया गया था। भारत इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902 में बना था, और इसी कमीशन की सिफारिश पर 1904 में ये एक्ट भी लाया गया। तो एक्ट कब आया था और कमीशन कब बना था, दोनों के दोनों चीजें लिख दीजिए आप लोग, एक्ट और कमीशन दोनों नाम लिख देंगे ताकि याद हो जाए आप लोगों को। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कमीशन था इसके अंदर में जो मेंबर्स थे, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थॉमस रेले, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। सैयद हुसैन बेलग्रामी इसके अंदर में थे, ओके। और गुरदास बनर्जी भी थे इसके अंदर में, ठीक है, गुरदास बनर्जी। तो प्लीज इसको भी याद रखना है आप लोगों ने, भारत कौन से भारतीय इसके अंदर में सदस्य थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो सैयद हुसैन बिलग्रामी, और उस समय में एक जस्टिस गुरुदास बनर्जी हुआ करते थे, वो थे इसमें, ठीक है। तो न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी या जस्टिस गुरदास बनर्जी, और सैयद हुसैन बिलग्रामी या बेलग्रामी, दोनों तरीके से लिखा जाता है इनको, ठीक है। तो सैयद हुसैन बेलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी, ओके। थॉमस रेले उसके इस यूनिवर्सिटी कमीशन, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन था, उसके अध्यक्ष थे। याद रहेगा आप सभी लोगों को, ओके। दोनों नाम लिख दो यार, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सैयद हुसैन बेलग्रामी और गुरदास बनर्जी, और थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे, इसी वजह से ये यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को रेले कमीशन भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है एग्जामिनर भाई साहब, ठीक है, आपका कोई रिश्तेदार हो एग्जामिनर पेपर सेटर, तो प्लीज उस तक ये मैसेज पहुंचा देना कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में जो बना था उसको किस नाम से जाना जाता था, तो रेले कमीशन के नाम से जाना जाता था। भैया ये भी क्वेश्चन बना दो, ठीक है।
ताकि हमारे बच्चों को ये भी आ जाए। टीचिंग परीक्षा के बच्चे तो कर ही देंगे आराम से। तो रेले कमीशन भी इसको बोलते थे। मैं रिवाइज करवा दूं कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बना के अगले लेक्चर के अंदर में? कितने लोग चाहते हैं हाथ ऊपर कर दो। अगर आप बोलोगे तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बना दूंगा, या आज के केबीसी में रखते हैं कौन बनेगा चैंपियन के अंदर में। आप लोग सभी लोग हो ना केबीसी के अंदर में, फ्री है आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर केबीसी। ठीक है, आज के केबीसी में रखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन बनेगा चैंपियन जो आज रात में होगा उसके अंदर में ये वाला क्वेश्चन रखेंगे अपन इसमें का। ठीक है जी, चलिए। तो केबीसी जो लोग नहीं जुड़े हैं, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में जाके फ्री कंटेंट में चले जाना, वह फ्री है आपके लिए। 14 दिन की पूरी श्रृंखला हमारी चल रही है, 14 दिन तक हम लोग जो है पोल से सब उसमें पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग इसको भी करेंगे। ओके, चलिए। और जो लोग नहीं गए हैं वो लोग उसको ज्वाइन कर लेना, फ्री है आप लोगों के लिए, सबके लिए फ्री है। 66वीं बीपीएससी का एक क्वेश्चन, सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया था, थॉमस रेले की अध्यक्षता में। इसी वजह से इसको रेले कमीशन भी बोलते थे 1902 में। उसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे, वो कौन थे बताओ। और ये क्वेश्चन कब का है ये भी बताओ मुझे जल्दी से देखकर। तो जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप कितना रिसर्च मटेरियल पढ़ रहे हो आप लोग। एक रिसर्च मटेरियल जो आप लोगों को आगे बढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इनको याद रखने के लिए क्या करना है आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। टीचिंग परीक्षा आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते रहेगा, ठीक है। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ठीक है। तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस, तो आप लोग जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन 1934 में कांग्रेस समाजवादी जो दल था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसके सदस्य थे, ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण इसके वन ऑफ द संस्थापक थे, जयप्रकाश नारायण। और राम मनोहर लोहिया, लोहिया खुद अपने आप में समाजवादी विचारधारा के थे। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि द सोशलिस्ट नाम से जो एक अखबार था, वो कांग्रेस सोशलिस्ट, राम मनोहर लोहिया ही उसके संपादक थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मुखपत्र था जो राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट नाम से अखबार, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ही अखबार था वो निकाल इसके संपादक थे, इसके एडिटर थे। तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी हो जाएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ये ऐसे लोग थे जिन लोगों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। चलो, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। राम मनोहर लोहिया ने जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि श्रीमती उषा मेहता, उनके साथ में मिलकर सीक्रेट रेडियो भी चलाया था 1942 के अंदर में, है ना। आपको याद है ना कि उषा मेहता थी, श्रीमती उषा मेहता, उन्होंने सीक्रेट रेडियो चलाया था जब कांग्रेस के सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया था। कौन सा आंदोलन चल रहा था 1942 में वैसे, बताओ जल्दी से कमेंट करके। क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में उषा मेहता के साथ में मिलकर सीक्रेट रेडियो जो चला रहे थे राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ठीक है। उसके बाद में द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास के पहिए, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है राम मनोहर लोहिया की, ठीक है। समाजवादी विचारधारा के थे। जयप्रकाश नारायण तो खुद बहुत बड़े समाजवादी विचारधारा के लोग, ठीक है जी। सभी फ्यूचर टीचर्स को शुभकामनाएं, टीचर्स देखिए जी, बिल्कुल। और मैं आप सभी लोगों को भी जो है फ्रेंड्स शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो आप लोग जो है ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है, मेहनत करते रहिए, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। आप लोग देखोगे कि आप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो, कंटिन्यूअसली आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है ना। तो शाम में जो है फ्रेंड्स हम लोग इसके अंदर में करेंगे, हम लोग शाम में हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। अभी आप लोगों का हैप्पी टीचर्स डे, आप सभी लोगों को गुरु कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग एआई के साथ में जुड़ना चाहते हो फ्रेंड्स, जो आप लोगों की पढ़ाई को
स्मार्ट बना देगा, आप लोगों को स्मार्ट बना देगा, आप लोगों के जो काम है जिंदगी में उसको आसान कर देगा, आपको बाकी दुनिया से आगे रखेगा। तो आप उसके अंदर में भी जुड़ सकते हो। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा। बाकी आज केबीसी में हम लोग मिलेंगे। केबीसी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में जाइए, अभी के अभी चेक कर लीजिए कि आपने उसमें ज्वाइन किया है या नहीं। ठीक है, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, या नीचे में लिंक्स दी गई है, उन लिंक्स पर भी क्लिक कर सकते हो आप लोग डायरेक्टली। ओके, चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे शाम में केबीसी में कौन बनेगा चैंपियन के अंदर में। तो आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद की भी बहुत सारी मुबारकबाद आप सभी लोगों को। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। सेशन कैसा लगा ये बता देंगे आप लोग। और ये भी आप लोगों ने बताना है कि आप लोग जो है नेक्स्ट और कौन कौन सी चीजें जो पढ़ना चाहते हो वो भी हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू। केबीसी की क्लास 7 बजे होंगी, 7 बजे, रोज 7 बजे होती है, आज भी होंगी 7 बजे। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाओ, सारी चीजें पता चल जाएंगी वहां पर में। ठीक है, थैंक यू।